सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि राजनीतिक खबर है और ये जुड़ी हुई है इंडिया गठबंधन से। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान से इंडिया गठबंधन के भविष्य पर संकट गहरा गया है। ममता का कहना है कि कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। আমার কোনো কথা হয়নি, কাজ আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে, কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই। মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। ममता बनर्जी के बाद इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी साफ साफ कह दिया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। ममता बनर्जी और भगवंत मान के ऐलान के बाद अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं। कांग्रेस को बंगाल में सार्थक बातचीत की उम्मीद है। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन में शामिल आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि गठबंधन में रूठों को मना लिया जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। इधर इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये अवसरवाद का गठबंधन है। ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। इंडिया गठबंधन में क्यों बढ़ रही है दरार और क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा विपक्षी गठबंधन? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके बाद से ही राजनीतिक दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। जेडीयू इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को देने की कोशिश कर रही है। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ
और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं। तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना का ही असर है कि केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रही है। इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग खुशी मनाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीजेपी सरकार ही गरीबों का काम कर रही है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। वहीं राहुल गांधी ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया है, लेकिन इसे बीजेपी की राजनीति भी बताया है। राहुल ने बीजेपी सरकार पर जातिगत जनगणना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है और कहा कि जातिगत जनगणना से ही सामाजिक समानता आ सकती है और पिछड़ों और वंचितों के लिए काम किया जा सकता है और यही कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बात करेंगे बाजार की। जनवरी सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 690 और निफ्टी 215 अंक पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी। डिटेल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित बताएं आज क्या रही बाजार की हाइलाइट्स। तो आज शुरुआत तो ऐसी नहीं थी, शुरुआत थोड़ी कमजोर थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी और फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ मार्केट्स ने एक अच्छा यू टर्न लिया। लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक आया क्योंकि एक्सपायरी सामने खड़ी है और उससे ठीक पहले यहाँ पर एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। कल का प्रेशर था तो प्रेशर के बाद जहाँ पर बिकवाली थी वहीं से कम बैक आया। आप मान लीजिए पीएसयू में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, बैंक्स में स्लाइटली खरीदारी थी, इसके अलावा आईटी में खरीदारी थी, मेटल में जोरदार तेजी थी, रियल्टी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी, 1.5-2% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सत्र, जबकि कल के प्रेशर के बाद मार्केट ने स्ट्रांगली कम बैक दिया। सुमित, उन सेक्टर्स और शेयर्स के बारे में भी बताएं जिसमें आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। तो इधर पीएसयू और मेटल जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा हिंडाल्को जैसे नाम, जहां पर बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। डॉक्टर रेड्डीज दूसरा नाम, 4% के आसपास का अपमूव यहां रहा। इंडसइंड बैंक 3-3.5% ऊपर रहा। टाटा स्टील 4% ऊपर रहा। तो एक अच्छी तेजी फार्मा और मेटल में। इसके अलावा आज गिरने वाले शेयर में आईसीआईसीआई बैंक दबाव में रहा। एक्सिस बैंक दूसरा शेयर, एशियन पेंट तीसरा नाम और अदानी पोर्ट करीब 1.5% बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में एचएफसीएल करीब 13% का उछाल। मोतीलाल ओसवाल नंबर के बाद 11% चला। हुडको 10%
10%, 11% तेजी और IDBI बैंक करीब 10% का उछाल यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में तानला नंबर्स के बाद 8% नीचे, क्रेडिट एक्सिस करीब 4.5% नीचे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और वेल्सपन लिविंग करीब 4-4.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन एक अच्छा सेशन रहा मेटल स्पेस के लिए और खासतौर से फार्मा शेयरों के लिए, जहां पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा का कहना है कि आने वाले बजट में ग्रामीण कंजम्पशन बढ़ाने पर फोकस किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वे लंबी अवधि के लिए बैंकिंग सेक्टर पर पॉजिटिव हैं। जैसे आपने कहा ये इंटरिम बजट है, तो कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट्स होने की तो उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से छोटे मोटे ट्वीक्स हो सकते हैं और जो रीजनेबल प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल रूरल कंजम्पशन, रूरल इकोनॉमी, उस तरह की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको शायद उसमें एम्फसाइज किया जा सकता है। का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, क्योंकि हमने देखा है स्ट्रक्चरली जो मार्केट शेयर गेन्स की बात है वो तो चलती रहेगी जी। और ये भी देखा है बैंक्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, काफ़ी स्मार्ट होती है, वो अपने पैसे बना लेती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप लॉन्ग टर्म में देखें तो कभी कंप्रेस होते नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है जब रीप्राइसिंग वगैरह का जो टाइमिंग मिसमैच होता है तो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो मार्जिन्स मेंटेन कर ही लेती हैं बैंक्स अपने। तो वैसे स्ट्रक्चरली कोई इश्यू है नहीं। अब बात करते हैं बजट पिक्स की। कुछ ऐसे शेयर्स जिनको बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। बजट से पहले निवेशक कई शेयरों में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इस पर ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर का कहना है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट में अच्छा पैसा बन सकता है। सीमेंट स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है जरूर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी भी काफी सारे स्टॉक्स आ चुके हैं एंड जिस तरीके से ट्रेंड्स वहां पर बरकरार है, मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी सस्टेनेबल रैली पोस्ट बजट भी नजर आ सकती है। विद इन दिस पर्टिकुलर पैक हमारा जो टॉप पिक है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट का। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है 800-805 लेवल के आसपास एंड उसके बाद की एक अच्छी रैली बनी थी। उस रैली के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन एंड करेक्शन नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 1100 के पार भी जाना चाहिए। मैं इसमें जो नाम लेना चाहूँगा वो एक लार्ज कैप कैपेक्स प्लेयर है और वो है लार्सन एंड टूब्रो। अगेन अ डिस्क्लोजर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। और जैसे मैंने कहा कि बाजार को देख के थोड़ा सा अब जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो किसी भी चीज़ को एक भाव पे लेने के बजाय एक एक्यूमुलेशन फेज की रहेगी। और मेरा मानना है कि LNT 3400 से 3500 की जो जोन होगी वो एक बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन फेज के तौर पर इसको मैं लेना चाहूँगा। और मेरा मानना है कि LNT आपको आने वाले 6 से 9 महीनों में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और हम तो पोटेंशियली मानते हैं स्टॉक 4000 से 4200 तक के पोटेंशियल अपसाइड आपको यहां से दिखा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बजट एक्सक्लूसिव की। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलर यूनिट लगाने के लिए 60% तक की सब्सिडी देने का ऐलान अंतरिम बजट में हो सकता है। वहीं नई सूर्योदय स्कीम के लिए करीब 40 से 45 हजार करोड़ का एलोकेशन भी किया जा सकता है। आलोक प्रियदर्शी से लेते हैं डिटेल्स। तो आलोक, बताएं किस तरह की सब्सिडी का अनाउंसमेंट अंतरिम बजट में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को ऐलान किया पीएम सूर्योदय योजना, उसके तहत ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान किया जा सकता है। जो अभी मौजूदा स्कीम है नेशनल रूफटॉप सोलर मिशन, उसमें अभी जो सब्सिडी स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया जाएगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक जो 1 से 2 केवी के बीच की जो सोलर यूनिट होगा, रूफटॉप सोलर यूनिट, उसमें 60% तक सब्सिडी दी जा सकती है। उसके बाद जो 3 से 5 केवी के जो रूफटॉप होंगे वहां पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। और इसी तरह से ये सब्सिडी स्कीम बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर माना जाए जो अभी मौजूदा रूफटॉप जी स्कीम चल रही है नेशनल रूफटॉप सोलर मिशन के तहत, उससे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। मैं बता दूं कि जो मौजूदा स्कीम है उसमें परसेंटेज वाइज नहीं मिलता है। वहां पर जो 1 से 3 केवी का अगर कोई रूफटॉप सोलर लगाता है तो उसको 18,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से उसको सब्सिडी मिलती है। और उसके बाद 3 केवी के बाद अगर कोई ज्यादा 10 केवी तक लगाता है तो वहां पर प्रति किलोवाट जो उसको 9,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। तो इस हिसाब से अगर माने तो ये करीब
40% और उसके बाद 20% सब्सिडी होती है। लेकिन अब जो नई स्कीम पीएम सूर्योदय योजना के तहत ऐलान की जा सकती है, उसमें पहले 1 से 2 किलोवाट के लिए आपको सीधे 60% तक सब्सिडी दी जा सकती है, और जो 2 से 5 केवी तक का, जो 3 से 5 केवी तक का जो किलोवाट का जो रूफटॉप सोलर होगा, वहां पर 40% तक सब्सिडी दी जा सकती है। तो ये एक बड़ी स्कीम है और इसके लिए 40 से 45 हजार करोड़ रुपए तक का एलोकेशन भी हो सकता है और इसका ऐलान बजट में हो सकता है, अंतरिम बजट में। शुक्रिया आलोक इस पूरी डिटेल्स के लिए। तो मोदी सरकार लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है और इसी से जुड़ी हुई बड़ी घोषणा अंतरिम बजट में भी देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। खड़गे ने लिखा है कि न्याय यात्रा में हमला और हंगामे का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद भी हमलावरों के खिलाफ ना तो कोई मामला दर्ज हुआ और ना ही कोई कार्रवाई हुई। असम पुलिस उपद्रवियों के साथ है, इसलिए राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में पेश हुए। सुप्रिया सुले खुद उन्हें ईडी दफ्तर छोड़ने गई। ईडी ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में रोहित को समन भेजा। पूछताछ के बीच एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता मुंबई ईडी दफ्तर के पास इकट्ठा हो गए। ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूछताछ से पहले रोहित पवार ने कहा कि ईडी को जवाब देने के लिए वो तैयार है और ईडी के अधिकारियों का वो पूरा सहयोग करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी के ऑफिस और उनके अधिकारियों ने मांगे वो सब लेके जा रहा हूँ। उसी के साथ वो जो भी पूछेंगे उसको मैं उत्तर दूंगा और जो भी सपोर्ट करना है वो सपोर्ट मैं वहाँ पे करूँगा। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे से है। कोचिंग सेंटर में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जेई, नीट, सीलेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइंस जारी की है। इसके अलावा गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। इस पर बच्चों और कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, पेरेंट्स साइड से भी, फिर स्कूल का भी बर्डन उतना ही होता है। एक और जो सिस्टम शुरू है कि बच्चा पूरा सिर्फ स्कूलिंग भी ना करके वहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे और वहीं पे पूरी पढ़ाई करे। मुझे लगता है बच्चों का बचपन ही खत्म हो रहा है उसके अंदर। तो एक बहुत अच्छी एडोलेसेंस की जो एज होती है उनको ग्रो करना है, बच्चों के साथ मिले, इसकी बजाय वो कोचिंग जा रहा है, घर आ रहा है, सिर्फ पढ़ाई का काम कर रहा है। तो ये तो मतलब वी शुड नॉट बी इन फेवर ऑफ दिस। या तो स्कूल्स और कॉलेज इतने अच्छे हों कि कोचिंग की जरूरत ना हो, लेकिन जिनको कोचिंग की जरूरत है उनको स्कूल से या घर से वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए तो कोचिंग ज़रूरी है। तो प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। अब सरकार को नहीं बंद करना चाहिए, वैसे तो होना चाहिए। जिनको ज़रूरी है वो ले लें, जिनको नहीं है वो ना लें। बच्चे की अपनी मर्जी होनी चाहिए, वो भरे या ना भरे। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, तो उन्हें तो करना ही चाहिए डेफिनेटली। सरकार के ऊपर थोड़ी नहीं होना चाहिए। 16 साल से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि कोचिंग में वो दिक्कत आ जाती है कि आपको एक तो पता नहीं होता वो क्या करना चाहिए, फिर कोचिंग में आपको ऐसे एनवायरनमेंट में डाल देते हैं कि आपको कंपटीशन बहुत मिल जाता है। तो उस कंपटीशन की वजह से आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो। तो वो 16 साल के कम बच्चों के लिए मेंटल स्टेट के लिए उतना अच्छा नहीं है उनका। अगर आप 16 से अबव हैं तो आपके अंदर विद द एज वो चीज़ आ जाती है कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आपको पता है आपकी चीज़ें, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। गाइडलाइन सही है, क्योंकि जो कोटा वोटा में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं 13-14 साल के, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो 16 साल के जो बाद के थोड़ा वो हो जाता है, बच्चों को आइडिया हो जाता है। कोचिंग के अंदर काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा अपना पूरा अंदर का जो उसकी वो होती है ना कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए काफी सही रहता है। तो कोचिंग सेंटर के लिए गाइडलाइंस लाने से क्या बदलाव होगा, इसी पर करेंगे आज कंज्यूमर अड्डा पर बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर।